हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की पोयम रग्बी चैपल के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1822 इंग्लैंड में और उनकी डेथ हुई थी 15 अप्रैल 1888 में। वो पोएट, एसेइस्ट और क्रिटिक थे और उनके फेमस वर्क रहे हैं डावर बीच, स्कॉलर जिप्सी, थ्राइसिस, रग्बी चैपल, फॉरसेकन मरमैन और कल्चर एंड एनार्की। मैथ्यू एक फेमस मेजर विक्टोरियन पोएट रहे हैं जो जाने जाते हैं अपनी रिफ्लेक्टिव फिलोसफिकल पोएट्री के लिए, और वो अपने काम में अक्सर थीम जैसे फेथ, डाउट, मॉरलिटी और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म को, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में होती है, उसको अपने काम में दिखाया करते थे। साथ ही दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड बेटे थे डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड के, जो कि फेमस हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल में, और वो वही सेम फादर है जिसके लिए उन्होंने ये पोयम डेडिकेट की है। दोस्तों, रग्बी चैपल पहली बार लिखी गई थी 1857 में और ये पब्लिश हुई थी 1867 में। दोस्तों, ये एक एलजी है, यानी कि वो पोयम जो सैडनेस पे और मॉर्निंग पे लिखी गई है। और ये एलजी एक्चुअली ट्रिब्यूट थी जो कि मैथ्यू ने अपने फादर को दिया था। उन्होंने ये पोयम जब लिखी थी जब वो रग्बी चैपल में गए थे, जहाँ पे उनके फादर को दफनाया गया था। पोएम की शुरुआत होती है दुख दर्द से, लेकिन बाद में ये पोएम शिफ्ट हो जाती है स्पिरिचुअल फेथ की तरफ, जहाँ पे वो अपने फादर को पोर्ट्रे करते हैं एज अ नोबल सोल, जो हेवन में भी भगवान का, गॉड का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस एलजी का जो मेन थीम है वो है मॉरल स्ट्रेंथ, गुडनेस, इटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ नोबल सोल्स। और इसके अंदर कुछ सब थीम्स भी है जैसे डेथ, इमॉर्टलिटी, स्पिरिचुअल लीडरशिप। एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है ग्रेट और ऑर्डिनरी मैन के बीच में, और साथ ही फेथ इन डिवाइन ऑर्डर। इस पोएम की जो टोन है रेवरेंट है, एडमायरिंग है, स्पिरिचुअल है और रिफ्लेक्टिव है। और इसका जो मूड है वो सैड है, लेकिन बाद में एंड में पोएम के एक होप दिखाई देती है, डिवाइन फेथ देखने को मिलता है। दोस्तों, इस पोएम में इरेगुलर इनाबिक रिदम है, इनाबिक पेंटामीटर का मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही इसमें कोई भी कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम नहीं है। मोस्टली इसमें ब्लैंक वर्स देखने को आपको मिलेगी। चलिए अब हम पोएम को स्टैंजा वाइज समझते हैं। दोस्तों, फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर बोलते हैं, coldly, sadly descend the autumn evening, the fields strewn with its dank yellow drifts of withered leaves and elms fade into dimness apace. लाइनों में पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ठंडी ऑटम की शाम को जो कि उदासी भरी है। हर तरफ पीले मुरझाए हुए पत्ते पड़े हुए हैं। जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, वो अंधेरों में गुम हो रहे हैं। आगे कहते हैं, silent, hardly a shout from a few boys late at their play. Lights come out in the street in the schoolroom windows, but cold, solemn, unlighted tree. लाइनों में वो कह रहे हैं, सिर्फ कुछ बच्चों की हल्की सी आवाज आ रही है, कुछ रोशनी है जो रास्तों और स्कूलों में से आ रही है। आगे कहते हैं, through the gathering darkness arise the chapel walls, in whose bound thou my father art laid. हाँ, वो कह रहे हैं, पर जो चैपल है अंधेरा और गंभीर है, वही जगह है जहाँ उसके पिताजी दफन है। बेसिकली फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे पोएट ने ये दिखाया है, सीन दिखाया है। वो बताते हैं कि पतझड़ का मौसम है, शाम हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, पे से जो पीले पत्ते हैं जो मुरझा गए हैं वो जमीन पे गिर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा शांति है, बस हल्की सी कुछ बच्चों की आवाजें आ रही हैं जो कहीं पे दूर में कहीं पर खेल रहे हैं, और कुछ थोड़ी सी रोशनी है जो स्ट्रीट्स और क्लासरूम्स में से आ रही है। लेकिन जहाँ पे पोएट के फादर की बॉडी को दफनाया गया है, वो चैपल जो है वो अंधेरे से भरा हुआ है। फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर ने ये बताया है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, देयर दाउ दोस्ट लाई इन द ग्लूम ऑफ द ऑटम इवनिंग, बट दैट वर्ड ग्लूम टू माई माइंड ब्रिंग्स दी back in the light of the radiant vigor again.
यहाँ पे पोएट कहता है कि जो उसके फादर है उस अंधेरी जगह में है, लेकिन अंधेरा शब्द सुनते ही उसके पिता की जो रोशनी है, जो जोश है पिता का, वो पोएट को याद आ जाता है। और आगे कहते हैं, इन द ग्लूम ऑफ नवंबर वी पास, डेज नॉट डार्क एट thy sight, season impaired not the ray of the point cheerfulness clear, such thou wast, and I stand in the autumn evening and think of bygone autumns with thee. बेसिकली जो स्पीकर है वो कह रहे हैं नवंबर के अंधेरों में भी उसके जो फादर जिंदा थे तब उनके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं देखने को मिली। उनका चेहरा हमेशा खुशी से चमकता था। पोएट अब वही खड़ा होकर पुराने जो पतझड़ का मौसम था, जो मेमोरीज थी उसकी अपने फादर के साथ जो गुजर चुकी है, उनको याद करता है। आगे स्पीकर कहते हैं, 15 years have gone around since thou arose to treat in the summer morning the road of death at a call unforeseen, sudden. For 15 years we who till then in thy shade rested as under bough of a mighty oak. इन लाइनों में स्पीकर ये कह रहे हैं कि 15 साल बीत चुके हैं उनके फादर को गुजरे हुए। यहाँ पे स्पीकर अपनी फादर की तुलना कर रहे हैं ओक ट्री के साथ। वो कहते हैं कि हम सब जो उनकी फैमिली थी वो सुरक्षित महसूस करती थी जब उनके फादर वहाँ पर थे, फादर अलाइव थे। लेकिन जब के फादर नहीं रहे तो उनकी ज़िंदगी जो है पोएट और उनकी फैमिली को धूप और बारिश अकेली झेलनी पड़ी। यानी कि लाइफ की जो जितनी भी मुश्किलें हैं वो सब अकेली झेलनी पड़ी उन्हें, क्योंकि उनके पास उनके फादर का प्रोटेक्शन नहीं था। इस स्टैंजा में स्पीकर ये कह रहे हैं, सोचते हैं, ओ स्ट्रॉन्ग सोल बाय व्हाट शोर टेरिस्ट thou नाउ फॉर दैट फोर्स। यहाँ पे पोएट ये सोच रहे हैं कि उनके जो फादर की सोल है, जो आत्मा है, अब वो कहाँ पर है। Surely has not been left vain somewhere surely afar in the sounding labor house west of Bean is practice that strength, jealous, beneficent firm. और ये भी कहते हैं कि इतनी जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है वो ऐसे ही कहीं पर गायब नहीं हो सकती है। पोएट का ये भी मानना है कि उनके फादर की एनर्जी अभी भी कहीं पर एक्टिव होगी, अभी भी उनकी आत्मा लोगों की अच्छाई के लिए कहीं ना कहीं कुछ काम कर रही होगी। नेक्स्ट स्टेंजा में स्पीकर ये बोलते हैं, इमेजिन करते हैं कि उनके जो फादर है अभी भी किसी दूर चमकदार दुनिया में है, यानी कि हेवन में है, पर अब भी वहाँ वो भगवान के लिए काम कर रहे हैं। अच्छे लोगों को उठाते हैं, बुरे लोगों को रोकते हैं, जैसे वो अर्थ पर किया करते थे, सबकी भलाई करा करते थे। इस स्टेंजा में स्पीकर ये बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का जीवन बेकार है। लोग इधर उधर भागते रहते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, कुछ खास हासिल नहीं करते और फिर मर जाते हैं। आगे कहते हैं, एंड देयर आर सम whom a thirst ardent unquenchable fires, कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर्स होते हैं। ऐसे लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, उनका कोई पर्पस होता है, कोई अचीवमेंट होता है जो उन्हें पाना ही पाना होता है। आगे कहते हैं, नॉट विद द क्राउड टू बी स्पेंड। ऐसे लोग जो हैं वो किसी क्राउड को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करते हैं उन चीज़ों पे जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। नॉट विदाउट एम टू गो राउंड इन एन एडी ऑफ पर्पसलेस डस्ट। ऐसे लोग जो होते हैं वो डायरेक्शंस को रिफ्यूज़ करते हैं, मीनिंगलेस बातें होती है, लोग होते हैं, वो ऐसे लोग उनके टच में रहना पसंद नहीं करते हैं। एफर्ट ऑन मीनिंग एंड वेन। ऐसे लोग अपनी टाइम, अपनी एनर्जी जो है, अपने जो एफर्ट्स हैं उनको वेस्ट नहीं करते हैं जहाँ पे कोई ट्रू वैल्यू या रिजल्ट ना हो। आगे कहते हैं, यस सम ऑफ अ स्ट्राइड नॉट विदाउट एक्शन टू डाई, फ्रूटलेस बट समथिंग टू स्नैच फ्रॉम डल ऑब्लिवियन, नॉर ऑल ग्लड द डिवोरिंग ग्रेव। फिर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन बाद में वो लोग मर जाते हैं और उनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। हमें कुछ ऐसा अचीव करना चाहिए जो आगे तक रहे, आगे तक लोग उस चीज़ को याद करें, हमें कोई भी भुला ना सके,
ना ही वक्त के साथ, ना ही हमारी डेथ के बाद। वी हैव चूजन आवर पाथ टू बी क्लियर, पर्पस्ड गोल्स। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि हाँ, हमने एक डेफिनेट पाथ चूज कर लिया है, जिसका जो गोल है उसको हमें पाना ही पाना है। पाथ ऑफ एडवांस, बट इट लीड्स अ लॉन्ग स्टीप जर्नी थ्रू संक जॉर्जेस और माउंटेन्स इन स्नो। यहाँ पे पोइट ये भी कहते हैं जो प्रोग्रेस का, जो ग्रोथ का रास्ता होता है वो आसान नहीं होता है, काफी लंबा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कठिन होता है। इसलिए एक मेटाफोर है जहाँ पे बता रहे हैं कि लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। और कहते हैं cheerful with friends we set forth, then on the height comes the storm। यहाँ स्पीकर कह रहे हैं कि हम खुशी खुशी अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एक उम्मीद के साथ, लेकिन जब हम हायर पॉइंट्स पर पहुंचते हैं, जब हम अपने गोल के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, उस वक्त ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, एक तूफान की तरह। आगे स्पीकर कहते हैं थंडर क्रैशेस फ्रॉम रॉक टू रॉक, कैटरैक्ट्स रिप्लाई, lightnings dazzles our eyes। यहाँ पे बेसिकली स्पीकर ये कह रहे हैं बिजली की जो आवाज है वो बड़े बड़े चट्टान, रॉक्स, वाटरफॉल्स से रिस्पॉन्ड करते हुए सब जगह गूंज रही है, यानी कि जो नेचर है ये आपको अलाइव और पावरफुल दिखा रहा है। बिजली चमकती है, जो लाइट पड़ती है वो हमारी आंखों को ब्लाइंड भी कर देती है थोड़े वक्त के लिए, और हमें एक ओवरवॉर्म फीलिंग भी देती है, जो हमें डेंजर और ब्यूटी दोनों ही दिखा रही है। ये कहते हैं roaring torrents have breached the track, the stream bed descends in the place where the wayfarer once planted his footstep, the spray boils over its borders। यानी कि स्ट्रीम्स हैं, जो नदियां हैं, उन्होंने जो रास्ता है उसको तोड़ दिया है। जहाँ पहले लोग चल के गुजर जाया करते थे, अब तेज और उबलती हुई पानी की लहरों ने सब कुछ बहा दिया है। Above the unseen snow beds the lodge, their hanging ruin, alas, havoc is made in our train। ऊपर से बर्फ के भारी जो पीस हैं वो गिरते हैं और नुकसान करते हैं, हमारा सफर के साथ भी तबाही हो रही है, यानी कि हमारी जर्नी में भी रुकावटें आ रही है। Friends who set forth at our side falter or lost in the storm। जो दोस्त शुरू में साथ थे वो हिम्मत हार जाते हैं या तूफान में कहीं खो जाते हैं, यानी कि मुश्किल घड़ी में दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। स्पीकर यहाँ पे कह रहे हैं वी ओनली आर लेफ्ट, बस हम बचे हैं, सब कुछ या सब लोग चले गए हैं। With frowning foreheads, with lips sternly compressed with strain on। हम गुस्से और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। On and at nightfall at last come to end of our way to the lonely in mid the rocks। अंत में रात के वक्त हम एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं, पहाड़ों के बीच एक अकेले इन में। Where the gaunt Tactrum host stands on their shore, the wind shaking his thin white hairs। बताते हैं जिस इन में वो रुकते हैं वहाँ का जो मालिक होता है वो पतला होता है, शांत होता है और थोड़ा सा डरावना लगता है, और हवा उसके सफ़ेद बालों को हिलाती है। Holds his lantern to scan our storm beat figures and ask। वो जो इनका कीपर होता है अपनी लालटेन से हमारी हालत देख रहा होता है और सवाल करता है Whom in our party we bring, whom we have left in the snow। वो पूछता है कौन कौन हमारे ग्रुप में है और कौन स्नो स्टॉर्म में छूट गए हैं। Sadly we answer we bring only ourselves, we lost sight of the rest in the storm। यानी दुख के साथ हम कहते हैं कि सिर्फ हम बचे हैं, बाकी सब स्नो स्टॉर्म में खो गए हैं। Hardly ourselves we fought through, stripped without friends as we are। अपनी ही जान बचाना कितना मुश्किल था, हम थक चुके हैं अकेले और बिना दोस्तों के। फ्रेंड्स, कंपेनियंस एंड ट्रेन, द एवलेंच स्वेप्ट फ्रॉम आवर साइड। हमारे सारे दोस्त, साथ वाले जो थे, सारे टीम वाले जो थे, वो हमसे छिन चुके हैं। आगे स्पीकर कहते हैं बट दाउ wouldn't not alone be saved my father alone, conquer and come to thy goal। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं यू माई फादर, माई लीडर, आप ऐसा ही करते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप अपनी जान बचाकर अकेले मंजिल तक पहुंचना
नहीं चाहते थे, लीविंग द रेस्ट इन द वर्ल्ड। तुमने दूसरों को जंगली तूफान में छोड़कर अपनी सुरक्षा नहीं चुनी है। We were weary and we, fearful and we in our march, fain to drop down and to die. हम थक गए थे, हम डरे हुए थे और हम चलने से थक कर मर जाना चाहते थे। Still thou turnest and still beaconst the trembler and still gavest the weary thy hand. फिर भी तुम बार बार मुड़ के हमें हिम्मत देते रहे, डरे हुए को बुलाते रहे और थके हुए को अपना हाथ देते रहे। बेसिकली इस सेक्शन में स्पीकर एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं ह्यूमन वीकनेस और एक नोबल लीडरशिप के बीच में। कह रहे हैं कि हर कोई हार मान चुका था, किसी के पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो मेरे फादर थे वो लोगों को अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा गाइड किया करते थे, केयर करा करते थे लोगों को और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी किया करते थे। आगे कहते हैं इफ इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टोन माइट हैव फाउंड इट thy feet, कि अगर जिंदगी के रास्तों में पत्थर तुम्हारे पैरों को चोट पहुंचाता था, toil और dejection have tried thy spirit of that we saw nothing, और मेहनत या उदासी तुम्हारे जज्बे को टेस्ट करा करती थी, हमने कभी नहीं देखा कि तुमने कभी हिम्मत हारी हो। ऐसा स्पीकर अपने फादर के लिए कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो, लेकिन आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। और आगे कहते हैं टू अस thou wait still cheerful and helpful and firm, यानी कि हमारे सामने तुम हमेशा खुश, मददगार और मजबूत रहे हो। Therefore to die it was given many to save with thyself, इसी वजह से तुम्हें ये शक्ति मिली है, तुम सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सको। And at the end of thy day, O faithful shepherd to come, bringing thy sheep in thy hand. यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं और अपने सफ़र के अंत में ये वफादार शेफर्ड, यानी कि स्पीकर ने शेफर्ड अपने फादर को बोला है, एज अ लीडर बोला है, जो अपने सब दोस्तों को सुरक्षित लेकर मंजिल पर पहुंचते थे। बेसिकली इस पैसेज में जो स्पीकर है अपने फादर के लीडरशिप, करेज और सेल्फलेसनेस को ऑनर कर रहे हैं। बताते हैं कि उनके जो फादर थे एक मॉरल और फिजिकल गाइड थे, तो दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग रखा करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो शेफर्ड होता है अपनी फ्लॉक को मजबूत रखकर चलता है। आगे कहते हैं एंड थ्रू दी आई बिलीव इन द नोबल एंड ग्रेट हु आर गॉन, कह रहे अपने फादर से कि आपकी वजह से मुझे विश्वास हुआ है पुराने समय में भी सच में महान और नोबल लोग थे। प्योर सोल्स ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड बाय फॉर्मर एजेस हु एल्स, ये लोग पवित्र और अच्छे थे जिन्हें पुराने समय के लोग रिस्पेक्ट और सम्मान देते थे। आगे कहते हैं सच सो सोललेस सो पुअर इज द रेस ऑफ मैन हुम आई सी, आज के लोगों के साथ तुलना में ज़्यादातर लोग खोखले हैं, कमज़ोर हैं और बेकार लगते हैं। Seemed but a dream of the heart, seemed but a cry of desire. इन महान लोगों की सोच जैसे सपना या एक अधूरा ख्वाब लगती है, जो सच लगना थोड़ा सा मुश्किल है। Yes, I believe that there live others like thee in the past. और कहते हैं अब तुम्हारी हिम्मत और निष्काम सेवा देखकर मुझे यकीन हुआ है ऐसे लोग सच में पहले भी थे। आगे स्पीकर कहते हैं नॉट लाइक द मैन ऑफ द क्राउड हु ऑल राउंड मी टुडे ब्लस्टर और क्रंच एंड मेक लाइफ हिडियस एंड अ राइट एंड वेल। यहाँ पे स्पीकर कहते हैं आज के लोगों के जैसे नहीं हो जो घमंडी, डरपोक या स्वार्थी हैं और जिंदगी को बेकार और दुखद बना देते हैं। और कहते हैं बट souls tempered with fire, fervent, heroic and good, helpers and friends of mankind. सच्चे महान लोग वो हैं जिनमें जज्बा, करेज और अच्छाई है, जो इंसानों की मदद करते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। आगे कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ गॉड और सन्स शैल आई नॉट कॉल यू। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं मैं इन भगवान के सेवक या भगवान के पुत्र ये क्या बोल के पुकारूं। ये लोग इतनी नोबल है, सेल्फलेस है कि उनका सम्मान भगवान से तोला जाता है। इट्स नॉट ए सर्वेंट ये न्यू योर फादर्स इन अ मोस्ट माइंड, ये लोग सिर्फ
ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, ये अपने पिता लीडर का गहरा ज्ञान और नियत को समझते हैं, यानी कि भगवान की रचनाओं को समझते हैं, भगवान के धर्म को समझते हैं। और आगे कहते हैं पोएट, हिज हु अनविलिंगली सीज वन ऑफ हिज लिटिल वन लॉस्ट। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं अपने फादर को, जिन्हें वो लीडर मानते हैं, कहते हैं कि अपनी देखभाल में तुम्हें किसी का मरना नहीं पसंद था, हर जीव का मूल्य आप समझते थे। आगे कहते हैं योर्स इज द प्रेस इफ मैनकाइंड हैथ नॉट हैज येट इन इट्स मार्च फेंटेड एंड फॉलन एंड डाई। इस लाइन का मतलब है सम्मान और तारीफ इन्हीं लोगों को मिलती है क्योंकि इंसानियत अभी तक हार कर, गिर कर या मिट कर नहीं गई। ये लोग इंसानियत की रूह को अभी भी जिंदा रखते हैं। आगे स्पीकर कहते हैं सी इन द रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड marches the host of mankind a feeble wavering line। लाइन में स्पीकर ये कह रहे हैं दुनिया के कठिन रास्तों में इंसानियत एक कमजोर, थोड़ी धीमी लाइन की तरह चल रही है। Where are they tending? A God marshal them, give them their goal। यानी कि उनका रास्ता और मंजिल भगवान ने तय की है। ऐसे लोगों को भगवान ने स्वयं उद्देश्य दिया है, गोल दिया है, जिनकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं। आगे कहते हैं बट द वे इज सो लॉन्ग, ईयर्स दे हैव बीन इन द वाइल्ड। इस लाइन में स्पीकर ये कह रहे हैं इंसानियत का सफर बहुत लंबा और कठिन है, लोग सालों से मुश्किलें सह रहे हैं। सो थर्स्ट प्लजेस देम द रॉक्स राइजिंग ऑल अराउंड ओवर ऑ। उन्हें प्यास, मुसीबत और चैलेंजेस दिख रही है, रास्ते के पत्थर उन्हें दबा रहे हैं, यानी कि जो उनकी मुश्किलें हैं उन्हें लाइफ में कमजोर बना रही है। स्पीकर कहते हैं फैक्शंस डिवाइड देम, देयर होस्ट थ्रेटन्स टू ब्रेक टू डिसॉल्व। यानी कि लोग अलग अलग ग्रुप्स में बट जाते हैं और ये यूनिटी तोड़ने की कोशिश करते हैं। कीप them combined, else of the myriads who fill that army not one shall arrive। आवाज लगाती है कि इंसानियत साथ बनी है, यानी कि वरना इस आर्मी में से कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर लोग अलग अलग रह जाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे, तो लोग जो असली मकसद है जिंदगी का उस तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। Soul they shall stray in the rock, treasure forever in vain, die one by one in the waste। यानी कि अगर लोग अलग हो गए तो अकेले अटक जाएंगे, बेकार स्ट्रगल करते रहेंगे और अकेले अकेले ही मर जाएंगे। इस पैसेज में जो स्पीकर ने एक ह्यूमैनिटी को एज अ होल दिखाया है, स्टॉर्म्स और रॉक्स जो है सिंबलाइज कर रहे हैं लाइफ की हार्डशिप को, चैलेंजेस को, और ये जो डिवीजन पीपल रिप्रेजेंट करते हैं जिससे सोशल और मॉरल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। स्पीकर यहाँ पे गुजारिश कर रहे हैं अगर तुम्हें सही मंजिल तक पहुँचना है तो तुम्हें एक कलेक्टिव कॉल लेनी पड़ेगी, यानी कि एक साथ रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि पोएम ने कैसे शुरुआत करी थी। पोएम ने शुरुआत करी थी एक पर्सनल सर्वाइवल से, जहाँ पे जो पोएट है उनके फादर गुजर जाते हैं और वो अपने फादर की यादों को याद करते हैं। उसके बाद वो अपने फादर की हीरोइक लीडरशिप को बताते हैं, इंस्पिरेशन, बिलीफ और नोबल सोल्स का जिक्र करते हैं। और अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पोएट जो है जर्नी बता रहे हैं ह्यूमैनिटी की। अब ये पोएम जो है पर्सनल नहीं रही। आगे स्पीकर बोलते हैं Then in such hour of need of your fainting dispirited race, जब इंसानियत थकी हुई है, उसमें कोई हिम्मत नहीं है, कोई होप नहीं है, यह like angels appear radiant with arch or divine, तब तुम फरिश्तों की तरह दिखाई देते हो। यानी कि जो नोबल सोल्स हैं वो एक एंजल्स की तरह दिखाई देती है, जो डिवाइन एनर्जी और जज्बे के साथ भरी हुई होती है। आगे वो कहते हैं बेकन्स ऑफ होप ये अपीयर, तुम लोग एक रोशनी की तरह हो उनके लिए जो हार चुके हैं, जो उम्मीद खो चुके हैं। तुम लोग एक नई उम्मीद की तरह उन लोगों के लिए दिखाई देते हो। आगे कहते हैं लैंगर इज नॉट इन योर हार्ट, वीकनेस इज नॉट इन योर वर्ड, वियरनेस नॉट ऑन योर ब्राउ। यानी कि तुम्हारे दिल में थकान नहीं, शब्द में कमजोरी नहीं और चेहरे पर थकान नहीं है। पूरी तरह मजबूत और कॉन्फिडेंट हो तुम लोग। स्पीकर कह रहे हैं या अ लाइट इन आवर वैन, एट योर वॉइस पैनिक डिस्पेयर फ्ली अवे। तुम हमारे आगे आते हो और तुम्हारी आवाज़ सुनते ही डर और जो हमारी जो हिम्मत जो पहले नहीं थी वो दूर हो जाती है, अब हम में हिम्मत आ जाती है।
Yeah, move through the ranks, recall the stragglers, refresh the outworn, praise re-inspire the brave. यहाँ पे स्पीकर कहते हैं तुम लोगों के बीच जाते हो, पीछे छूट गए लोगों को मोटिवेट करते हो, थके हुए को एनर्जाइज करते हो और ब्रेव लोगों को इंस्पायर करते हो। आगे स्पीकर बोलते हैं ऑर्डर करेज रिटर्न आइस रिकाइंटलिंग एंड प्रेयर्स फॉलो योर स्टेप एज ये गो। स्पीकर कह रहे हैं तुम्हारी लीडरशिप से डिसिप्लिन और हिम्मत वापस आती है, लोग उम्मीद और प्रेयर्स के साथ तुम्हारी तरफ देखते हैं। ये fill up the gaps in our files, strengthen the wavering line, establish continue our march। तुम हमारी ब्रोकन रैंक्स को रिपेयर करते हो, अनसर्टेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हो और जर्नी को कंटिन्यू करते हो। ऑन टू द पॉइंट ऑफ द वेस्ट, ऑन टू द सिटी ऑफ द गॉड। यानी कि तुम्हारी गाइडेंस के साथ लोग आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अल्टीमेट गोल, सिटी ऑफ गॉड, यानी एक डिवाइन और परफेक्ट डेस्टिनेशन। यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।